प्रोडक्ट को बार बार बेचना है, एक बार नहीं बेचना। और प्रोडक्ट बार बार कब बिकेगा? जब बार बार कस्टमर को बताते रहेंगे यस वी डू एग्जिस्ट। क्योंकि उसने एक दफा खरीद लिया, जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट वो बार बार खरीदे। कब खरीदेगा? जब उसको बार बार बताते रहेंगे, जब उसको बार बार याद दहानी कराते रहेंगे, जब उसको बार बार नोटिफाई करते रहेंगे, जब उसको नई नई ऑफर्स देते रहेंगे, तो वो खरीदेगा। क्यों खरीदे भाई वो आपका प्रोडक्ट? मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो आप बचपन से देख रहे हैं और 55 तक और उससे आगे भी देखते रहेंगे, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आती रहेगी और आप इस्तेमाल भी करते रहेंगे। क्यों? सिर्फ याद दहानी, भूल ना जाना कि हम भी हैं और हमारा प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो तो सही कर रहे हो और खरीदते रहो। ठीक है जी। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जहां तक आपने प्रोडक्ट पहुंचाना है, और सिर्फ एक दफा नहीं, बार बार पहुंचाना है। अगेन, कस्टमर की नीड को पूरा करना है। कस्टमर की नीड कैसे पूरी हो? कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे टूथपेस्ट की एग्जांपल लिखी हुई है, मेरे पास चाय मौजूद है, सामने सैनिटाइजर मौजूद है, इधर टिश्यू पेपर मौजूद है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, सामने बल्ब जल रहा है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है मेरे सामने। सब आपके पास भी होंगी, लाजमी बात है। तो कस्टमर की नीड कैसे पूरी हो? क्योंकि हर तरह का कस्टमर एक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, यानी एक प्रोडक्ट को हर तरह के कस्टमर को नहीं दिया जा सकता। अब मेरे सामने इस वक्त एक माउस रखा हुआ है, एचपी का माउस है, तार वाला वायर्ड माउस कहते हैं इसको। 100, 150, ज्यादा 200 में मिल जाएगा आपको मार्केट के अंदर ये। ठीक है। आम जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूजर है उसको ये माउस चाहिए होता है। ठीक है, लैपटॉप वाले कुछ नहीं यूज करते, लेकिन हम जैसे लोग यूज करते हैं माउस अलग से। तो ये सादा माउस है, क्योंकि मेरी कोई रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, वो चलाने होते हैं, तो ये माउस मेरे लिए आइडियल है। लेकिन सर एक गेमिंग माउस भी आता है, उसमें भी कैटेगरीज आती हैं, राइट? अब वो तो सर गेमिंग माउस 40,000 रुपए का भी मिलता है मार्केट के अंदर, तो उसका कस्टमर कोई और है, उसकी नीड कुछ और है। सेम माउस है, चलेगा, लेकिन वो उससे गेम्स खेलेगा, मैं इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करूंगा, एक्सेल यूज करूंगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करूंगा, क्रोम यूज करूंगा, जूम यूज करूंगा, व्हाट्सएप यूज करूंगा। ठीक है भाई। तो मेरी नीड क्या है? मेरी नीड है एक सिंपल माउस जो कम से कम 1 साल तक तो चले मेरे पास और कम से कम रेट पे मिल जाए, वही माउस। अगेन यहाँ सामने टूथपेस्ट की एग्जांपल लिखी है। टूथपेस्ट में बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एक टूथपेस्ट होता है जो डेली यूजेज पे होता है, ब्रश 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 दिन में 2 बार करें, ठीक हो गया। अच्छा, वो कोलगेट ऑर्डिनरी टूथपेस्ट दिन में 2 बार यूज करें और दांतों को कैविटी से महफूज रखें। अच्छा जी। अब आता है सेंसोडाइन, मेडिकेन, डॉक्टर टूथपेस्ट, और क्या है, सेंसिटिव प्रो रिलीफ करके इस तरह के ब्रांड्स हैं। वो क्या कहते हैं भाई? दर्द है दांतों में, राइट? दर्द है, ठंडा गर्म लगता है भाई, ये वाला सेंसोडाइन यूज करें आप। क्या हो गया? टारगेट मार्केट अलग हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो और लोअर उस पर आता है, डेंटोनिक यूज करें आप। ठीक हो गया। तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में वेरिएशंस होती हैं, राइट? क्योंकि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपने उसको चाहिए। मेरे घर पे मेडिकेम भी रखा होता है, क्योंकि दांत में जब तकलीफ होती है, या सेंसोडाइन रखा होता है दांत में जब पेन होता है, तो हम उसको फॉर द टाइम बीइंग उस पेन को किल करने के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करते। डेली बेसिस पे हम जो ऑर्डिनरी क्लोजअप है, कोलगेट है वगैरह, और भी फॉर हैंड्स वगैरह होते हैं, वो यूज करते हैं हम। इसी तरह शैम्पू में सनसिल्क की एग्जांपल ले लीजिए। ब्लू वाला एंटी डैंड्रफ है, ब्लैक वाला शाइन वाला है, पिंक वाला पता नहीं क्या है, ऑरेंज वाला भी मुझे नहीं पता क्या है। ठीक हो गया। ग्रीन वाला ये भी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन सबकी अलग अलग कैटेगरी है। यानी कोई हेयर फॉल डिफेंस होगा, कोई शाइन वाला होगा, कोई एंटी डैंड्रफ होगा, ठीक हो गया, कोई बालों को घना करेगा, ठीक हो गया, कोई गंजा करेगा, नहीं मैं गंजा नहीं करता। ठीक है। तो ये डिफरेंट शैम्पू की कैटेगरी होती है। कंज्यूमर की नीड क्या? अच्छा, नीड भी उन्होंने क्रिएट की भाई। 50 साल पहले, 60 साल पहले भी लोगों के सरों में खुश्की होती थी, पता ही नहीं था।
60 साल पहले भी लोगों के घने बाल भी होते थे और बिल्कुल जो जिसको क्या कहते हैं वो सिल्की बाल जिसको आप कह लें, बहुत बहुत ही ज्यादा कम बाल जिसको कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या उसको टर्मिनोलॉजी क्या है, आप लोग खवातीन ज्यादा बेहतर जानती है। तो वो भी होते थे, किसी को पता ही नहीं था, राइट। एक ही लाइफ बॉय साबुन आता था जमाने पहले, कार्बोलिक साबुन कहा जाता था उसको, आप अपने वालिदैन से पूछिएगा, रेड कलर का, ठीक है। लक्स बहुत पुराना ब्रांड है अगेन। तो आपको पता ही नहीं था कि आपके सर में खुश्की इतनी ज्यादा है, ठीक है, आप तो नॉर्मल रूटीन में थे। वो उसने बताया, आपने शीशे में देखा, अरे हाँ इतनी खुश्की, सनसिल्क यूज करेंगे, अच्छा हेड एंड शोल्डर्स यूज करेंगे, अच्छा पैंटीन यूज करेंगे। तो उसने नीड आइडेंटिफाई की और आपको खरीदने पे प्रोडक्ट मजबूर किया। पता नहीं था ना, मैं फिर वही कह रहा हूं, खुश्की बालों में 1000 साल पहले भी लोगों के बालों में खुश्की होती थी और आने वाले 1000 साल बाद भी लोगों के बालों में खुश्की होगी, ठीक है। सिर्फ उन्होंने बता दिया आपको, अरे तुम्हारे बालों में खुश्की है तो ये तुम्हारे बाल गिरते हैं, हेयर फॉल डिफेंस। भाई लोगों के बाल पहले भी गिरते थे लेकिन कम गिरते थे क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए। अब मैं आप में से किसी को कहूं कि रीठा एक जड़ी बूटी होती है, उसको यूज करें, उससे बाल धोएं, आप कहेंगे सर पहली बात तो ये कि होती क्या है हमें ही नहीं पता, दूसरी बात इससे कैसे बाल वॉश होते हैं ये भी हमें नहीं पता। आप खुद तहकीक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी खूबसूरत चीज है बालों के लिए, राइट। मुझे पता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है तो, बहुत और बहुत अच्छा है अगर आप यूज भी करें तो आपको ये केमिकलाइज्ड शैम्पू से आप बहुत बेहतर बाल बना सकते हैं अपने। मेरे बाल किसी जमाने में बड़े थे तो मुझे ज्यादा अंदाजा है इस बारे में। अच्छा जी, तो कंज्यूमर की नीड आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब इसी तरह आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं इसकी, आज से तकरीबन कोई 1-1.5 साल पुरानी बात है, मैं फेसबुक पे एक पोस्ट हमारे एक दोस्त ने लगाई, उसमें वो बेच रहा था, क्या बेच रहा था, एक मंजन आता है कोयले का, ठीक है, हार्डली उसकी कॉस्ट शायद 40-50 रुपए होती है, किसी भी हकीम के स्टोर पे या आपको जो जड़ी बूटियां जहां मिलती हैं खास करके वहां मिल जाएगा। क्या किया कंपनी ने, उसकी खूबसूरत सी एक बॉटल बनाई, उस पर लिखा ऑर्गेनिक टूथ टूथ पाउडर, ठीक है, ब्लैक ऑर्गेनिक टूथ पाउडर। क्या है भाई वो, भाई वो आसान अल्फाज में मंजन है जो 40-50 रुपए का मिलता है, और उसने बॉटल की उसकी प्राइस रखी है उसने 450 रुपए, राइट। हार्डली 30-40 रुपए कॉस्ट होती है उसकी। क्या है, कंज्यूमर को अवेयर किया जा रहा है, कंज्यूमर को एजुकेट किया जा रहा है कि भाई आप जरा निकलो। हम पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूं कि दुनिया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है, फार्मिंग से नेचुरल की तरफ जा रहे हैं हम। अगेन एजुकेट करोगे तो बिकेगा, बताओगे कि इसका फायदा कोई नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, या मेरे प्रोडक्ट का फायदा होगा क्योंकि वो नेचुरल है, नेचुरल हर्ब्स, इंग्रेडिएंट्स, मेडिसिन, उसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है आजकल, जो किसी जो आज से सदियों पहले से इस्तेमाल होते थे, फिर हम आ गए आर्टिफिशियल पे, अब हम दोबारा जा रहे हैं उसी तरफ, नेचुरल की तरफ, और फिर एक वक्त आएगा फिर आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे। ये दुनिया का साइकिल है और ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैं स्लाइड्स रीड नहीं कर रहा इस वक्त फिलहाल, मैं सिर्फ आपको उसके कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहा हूं। अच्छा जी, अब वो कहता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस तरह अप्लाई करें। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हुए यहाँ पे। बी कॉन्शियस ऑफ इमेज, प्रैक्टिस कंज्यूमरिज्म एंड लुक फॉर डेंजर सिग्नल्स। सबसे पहले कंज्यूमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या इमेज डेवलप्ड है। अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है और नया है तो हम किस तरह डेवलप करेंगे, मैं दोनों की बात बताता हूं। अगर मैं आपको कहूं, मैं दो प्रोडक्ट सिर्फ बोल रहा हूं, मुझे बताइएगा जैसे ही मैं ये प्रोडक्ट बताऊं आपको, आपके जहन में क्या आता है। दोनों कंपेटिटर्स होंगे, ये भी याद रखिएगा। फेयर एंड लवली, फाइजा ब्यूटी क्रीम। क्या जहन में आ रहा है, फेयर एंड लवली, फाइजा ब्यूटी क्रीम। है कुछ भी जहन में नहीं आता, बिल्कुल कोरे ब्लैंक, मेरा जीवन कोरा कागज। फाइजा ब्यूटी क्या पूछे आपने, एक बार दोबारा पूछिएगा। अरे मैं कह रहा हूं बेटा कि मैं आपके सामने दो प्रोडक्ट्स के नाम ले रहा हूं, आप मुझे बताएं जैसे ही प्रोडक्ट के नाम आपके कानों से जहनों तक पहुंचे तो जहन में क्या क्रिएट हुआ, फेयर एंड लवली,
फाइजा ब्यूटी क्रीम। फाइजर ब्यूटी क्रीम तो 22-31-90 और अच्छा, ना ओके, यानी उसका ट्रेडमार्क आपके जहन में आया 22-31-90। हाँ, इतनी बार सुना है कि याद हो गया। करेक्ट, आगे। और फेयर एंड लवली से वही फेयरनेस क्रीम है, उसकी भी यही ऐड देखी है। अच्छा, ओके, कोई और बताए, कोई और माइक अनम्यूट करे अपना। सर फाइजा ब्यूटी क्रीम मतलब लोकल प्रोडक्ट है। फेयर एंड लवली में इनोवेशंस होती रहती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के नाम आ जाते हैं। जैसे आजकल फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली के नाम से बहुत इन है मार्केट में, तो इस तरह ओके, की इनोवेशन के ठीक हवाले। है, और कोई बताए हमना के अलावा। जल्दी जल्दी बताओ। कोई नहीं। सर हुदा का ब्यूटी प्रोडक्ट। दोबारा बोलो बेटा। हुदा का ब्यूटी प्रोडक्ट। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोलो बच्चे। कोई और बोले भाई, क्या सारे सो रहे हो या जाग रहे हो? सर मैं कह रही थी हुदा का ब्यूटी प्रोडक्ट। वो क्या है? सर वो मेकअप है। अच्छा, मैं फेयर एंड लवली और 22-31-90 की बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर ना जाएं। चलें, तो आपके जहन में जब फेयर एंड लवली आता है तो आप कहते हो ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, ये दिस प्रोडक्ट इज मोर रिलायबल। फाइजा ब्यूटी क्रीम इज अ लोकल प्रोडक्ट, तो उस पर रिलायबिलिटी का एलिमेंट कम होगा, फेयर एंड लवली पे ज्यादा होगा। कैसे? ये इमेज आपके माइंड में क्रिएट किया गया है कि जब किसी इंटरनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है तो वो ज्यादा रिलायबल है, जबकि लोकल कंपनी का कोई प्रोडक्ट है रिलायबल नहीं है। अब मैं एक दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं। आपके सामने एक अप्लायंस है, कोई भी जो आप घर पे यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो होती हैं, जैसे जूसर ब्लेंडर होता है, और क्या होता है भाई, मिक्सर होता है, ठीक हो गया, अवन होता है, वगैरह वगैरह। अब एक फॉर एग्जांपल फूड फैक्ट्री जिसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक जूसर आपके सामने रखा हुआ है किसी भी XYZ ब्रांड का, उसके नीचे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। दूसरा जूसर आपके सामने रखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है मेड इन ताइवान या मेड इन मलेशिया। तो जब मेड इन चाइना वाला जहन सामने आ रहा है तो जहन में क्या क्रिएट हो रहा है, और जब मेड इन ताइवान या मलेशिया वाला आ रहा है, ताइवान के ब्रांड किसी जमाने में बहुत अच्छे ब्रांड्स होते थे, राइट, तो आपके जहन में क्या आ रहा है? ताइवान या मलेशिया का है तो वो मतलब ऐसा है कि उसकी मतलब ज्यादा टाइम चलेगा, और चाइना का है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कब खराब हो जाए। और वेरी गुड, और बताओ कोई मुझे। शाबाश, जल्दी बताओ। सर यही है कि चाइना के अंदर ज्यादा मतलब प्रोडक्ट की वारंटी नहीं होती कि कितना टाइम सरवाइव करेगा, और दूसरे कंपनीज जो आपने नाम लिया उनका मेड बना होता है मलेशिया का, तो फिर उसमें ये होता है कि हाँ सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हैं उसके, कि वो ज्यादा काम कर सकता है, सर तो लॉन्ग चाइना, लास्टिंग हो सकती है। लेकिन चाइना के प्रोडक्ट्स में इनोवेशन ज्यादा होती है। क्या और कोई? अच्छा, मेरे जहन में दो बातें आई, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। नंबर वन, कि एक तो रिलायबिलिटी का एलिमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा प्राइस भी तो होगी ना बेटा, चाइना चाइना वाला सस्ता मिलेगा, मलेशिया या ताइवान वाला या अमेरिका वाला महंगा होगा, ऐसा ही है ना? यस सर। करेक्ट। तो ये हालांकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि किस कंपनी का ब्रांड है वो चाइना से आ रहा है या किस कंपनी का ब्रांड है वो ताइवान से आ रहा है, मैंने सिर्फ कंट्री का नाम लिया, और आपके माइंड में क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ कि वो चाइना वाला लोकल, यानी कि क्वालिटी उसकी कम होगी, उसकी प्राइस भी कम होगी, खराब भी जल्दी हो सकता है, और उसके साथ वारंटी भी नहीं होगी। ताइवान वाला 1 साल की वारंटी में भी दे रहा है, खराब भी होने के चांसेस कम है, कंप्लेन का मार्जिन भी कम है। समझ में आ रही है बात? तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपके माइंड में कंटिन्यूअसली एक इमेज डेवलप होता है
जैसे आपने बचपन से चाइना की चीजें इस्तेमाल की तो आपको अंदाजा हो गया, बचपन से ही आपने देखा भी चाइना 2 नंबर होता है, जबकि चाइना इज नॉट 2 नंबर एवरी टाइम। अमेरिका में जाके आप चाइना के प्रोडक्ट उठाएं तो दीज प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर प्रोडक्ट्स, राइट। हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमारे बच्चे के लिए खिलौना भेजा, मेड इन चाइना लिखा हुआ था, एंड आई वाज अमेज्ड कि यार जिस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट था, मैंने शायद उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देखा किसी और कंट्री का। तो रीजन बीइंग ये कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर कम है कंपैरेटिवली, डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चाइना वो प्रोडक्ट देता है जो यहाँ पे सेल आउट हो सके इजीली। एप्पल का जो आईफोन है ना बेटा, वो भी चाइना में बन रहा है। सिटीजन और केसियो की जो ओरिजिनल वॉचेस हैं वो भी चाइना में बन रही हैं, जबकि यही सिटीजन और यही केसियो की चाइना भी बना रहे हैं 2 नंबर कॉपीज। आपको 100-200 रुपए में भी घड़ी मिल जाएगी मार्केट के अंदर, और यही घड़ी 8 से 10 हजार रुपए की भी ओरिजिनल मिलती है आपको। ठीक हो गया, क्या बात है, दोनों चाइना से आ रहे हैं, फर्क है। मैं आपके सामने रखूंगा, आप खुद कहेंगे सर ये दोनों में डिफरेंस है। मेरे पास ओरिजिनल घड़ी है, आप देखेंगे उसका लुक ही डिफरेंट होगा, और जो 2 नंबर घड़ी है वो सामने नजर आ जाएगा कि उसका लुक डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो सब स्टैंडर्ड है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या A1 क्वालिटी है उसकी। तो इमेज पहले डेवलप करना होता है आपने, शुरू में कम सेल आउट करो, इमेज अच्छा बना लो, राइट। इमेज अच्छा बन गया, वो सालों तक कैश करेंगे आप उसको। लेकिन ज्यादा बेचने के चक्कर में इमेज खराब हो गया, वो चेंज नहीं होता बहुत आसानी से। परसेप्शन चेंज बहुत मुश्किल से होता है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर जहां पे जज्बातियत ज्यादा होती है और इल्म कम होता है, वहां परसेप्शन नहीं चेंज होता इजीली। ठीक है, हम किसी गुनहगार को आबिद जाहिद मानने के लिए तैयार ही नहीं होते भाई, उसका और अल्लाह का मामला है। अगर एक बंदा बुरा था और वो अब अच्छा हो चुका है, ठीक है, जब भी हम किसी ना किसी तौर पर उसका पुराना रेफरेंस जरूर निकालेंगे, कहीं ना कहीं। किसी की भी XYZ एग्जांपल ले लीजिए आप, भाई आप होते कौन हो भाई, वो जाने, उसका अल्लाह जाने, वो आपके साथ सही है, आप उसके साथ सही हो, सिंपल इज दैट। तो इमेज, मैं फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान जैसा माशरे में लेस डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर चूंकि इल्म कम होता है, जज्बात ज्यादा होते हैं, तो वहां इमेज बहुत मुश्किल से चेंज होता है। डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, आपको समझ नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप नेक्स्ट टाइम उसको नहीं खरीदो, नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करने जा रहे हो तो वो आपको बता रहा है कि भाई लास्ट टाइम ये खराबी थी इसमें, जो हमने इसको सही कर दिया, ठीक हो गया। अब आप उसको परचेज करें, तो अगर आपको वो टेक्निकल पॉइंट समझ में आ जाता है, आप परचेज करते हो, आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आपका इमेज चेंज हो गया, आपका परसेप्शन चेंज हो गया, राइट। लेकिन जब आप कहते हो नहीं भाई पिछली दफा खराब था तो अब तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, हाँ मैं मानता हूँ कि उसके पीछे परचेसिंग पावर होती है, मेरे पास पैसे ही लिमिटेड है तो मैं तजर्बात नहीं कर सकता, मैं दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकता आपके ऊपर। मेरे पास पैसे हो तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, चलो ठीक है खराब निकला मैं दूसरा खरीद लूंगा, तो समझ में आती है। तो अगेन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके बेटा, देन कम्स द कंज्यूमरिज्म। क्या कहते हैं भाई, कंज्यूमर इज अ किंग। उसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, आपका बेशक इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट क्यों ना हो, आप फेल हो गए। अगर आपने कंज्यूमर के साथ बददयानती की, वो आपको नहीं छोड़ेगा, फिजिकली तो कुछ नहीं कहेगा आपको, ना सिर्फ खुद जाएगा बल्कि अपने साथ 100 और लोगों को भी पीछे लेके आएगा, मत खरीदना इसका प्रोडक्ट। अक्सर होता है ना, तो प्रोडक्ट आपने खरीदा अच्छा होता है तो आप शायद 10 को बताते हो, बुरा होता है आप 100 को बताते हो, और बुराई ज्यादा जल्दी फैलती है। कहते हैं ना, फितरत में यह है इंसान की कि वो बुराई की तरफ खुद माइल होता है, जबकि नेकी की तरफ उसको माइल करना पड़ता है। ये बेसिक रखा गया है इंसान की फितरत में। उस एलिमेंट पे अगर आप काबू पा लें तो फिर ये रिवर्स हो जाता है, याद रखिएगा। फिर आप नेकी की तरफ खुद जाते हो, बुराई आपको खींचने की कोशिश करती है। तो कंज्यूमर को अगर आपने सही गाइड नहीं किया, उसको मिस गाइड किया, उसको इंफीरियर प्रोडक्ट दिया सुपीरियर कह के, वो नहीं आता भाई दोबारा, ये बात याद रखिएगा। तो कंज्यूमर को आप बेशक सब स्टैंडर्ड दें, प्रोडक्ट बता दें भाई ये क्वालिटी नहीं है,
अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, हालांकि डायरेक्टली इस पर कंसर्न नहीं आएगा, लेकिन आप इस पर फिट इन जरूर कर सकते हैं। रमजान के अंदर आपने गौर किया होगा, अनलिमिटेड बेतहाशा स्टॉल्स के ऊपर आपको खरबूजा नजर आता होगा, और ये रमजान के आखिरी अशरे के 3-4 रोजे पहले गायब होना शुरू हो गया मार्केट से। अब आप देख लें, मार्केट में आपको ढूंढने से भी शायद नहीं मिलेगा खरबूजा। वो आर्टिफिशियल ग्रोथ होती है बेसिकली उसकी, राइट। खरबूजा एक ऐसा आइटम है जो साल में किसी भी वक्त आप ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो आप खरीदें, सूंघ सूंघ के लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने तो 2-3 साल हो गए सूंघना ही छोड़ दिया, मुझे पता है कि यार ये इसने कम ही मीठा निकलना है। तो आप कंज्यूमर को मिसका, अरे कसम से साहब ऐसा मीठा चीनी की तरह, शहद की तरह। मैं कहता हूँ भाई झूठ नहीं बोल, मुझे पता है ये फीका है, ठीक है, ये केमिकल से उगा हुआ है, ये मीठा हो ही नहीं सकता, इसका सीजन ही नहीं है ये। तो एक जगह मैं जब खरीदने गया ना, तो मैंने उससे, अच्छा उमूमन मैं पूछता नहीं हूँ, राइट, इत्तेफाक से मैंने कहा हाँ भाई मीठा निकलेगा। उसने कहा साहब सच बताऊं मैं आपको, ये बिल्कुल बहुत मीठा भी नहीं है और ये बिल्कुल फीका भी नहीं है, ये कहीं दरमियान में है। अब आपकी मर्जी, आप खरीदना चाहें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, अब ले लो। सच कहा, मिसलीड नहीं है। मैंने उससे 3-4 दफा मुख्तलिफ फ्रूट्स खरीदे उसी बंदे से, तो वो हर दूसरे तीसरे सीजन के अंदर वो चेंज करता रहता था अपने प्रोडक्ट्स। क्या था, उसने मुझे सही गाइड किया। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा ये नहीं है मीठा, ये हो भी नहीं सकता। उसको भी पता है यार कि ये सीजन नहीं है। उसने कहा कि दरमियान में है, ये फीका भी नहीं है बिल्कुल, राइट, कि दरमियान में आप फ्रूट चाट वगैरह में यूज करेंगे तो इस्तेमाल अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा, इसका खराब नहीं निकलेगा, इतनी श्योरिटी है मेरी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह जी, वो ट्रस्ट डेवलप हो गया तो कंज्यूमर आपका, वरना वो नहीं आता। नॉर्मली ये बात याद रखिएगा, हमारे मार्केट में इसी तरह झूठ बोला जाता है, मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, गलत एडवर्टाइजमेंट्स दी जाती हैं। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, सर्फ एक्सेल की ऐड देखें तो एरियल साफ नजर आता है, एरियल की ऐड देखें सर्फ एक्सेल साफ नजर आता है। कंज्यूमर को सही अवेयर करो तो वो हमेशा आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट किसी भी क्लास में लाया करता हो। वह परचेजिंग पावर है ना। अब एक बंदा, मैं गोल्ड प्लेटेड आईफोन नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरी परचेजिंग पावर में नहीं है, भाई मैं एक सादा स्मार्टफोन खरीदूंगा। तो मुझे बता दो भाई इसमें क्या क्या फीचर है। कहते भाई ये स्मार्टफोन है, ये ज्यादा इसकी 2-2.5 साल लाइफ है सर, इससे ज्यादा नहीं है। जो आपकी परचेसिंग पावर है उसमें ये बेस्ट है आपके लिए। मैंने कहा डन हो गया, लाओ दे दो मुझे, ठीक है। 2-2.5 साल 3 साल तक ये फ्लॉलेस चलेगा, उसके बाद हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। अगर वो कह रहे कयामत तक चलेगा सर ये फोन आपका, ऑब्वियसली बात है कि वो मिसलीड कर रहा है कंज्यूमर्स को। थर्ड इज लुक फॉर डेंजर सिग्नल्स। डेंजर सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? डेंजर सिग्नल्स आपका कंज्यूमर हो सकता है, आपका कंपेटिटर हो सकता है, आपके प्रोडक्ट में इनबिल्ट खराबी हो सकती है। जैसे कोई अप्लायंस है, प्रोडक्शन में खराबी आ जाती है कभी कभार, कोई ऐसा फॉल्ट आ गया जो एक पूरी सीरीज में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। या अक्सर आपने भी पिछले कुछ दिनों में 2-3 मेडिसिन के बारे में सुना होगा कि उनके अंदर कुछ केमिकल रेशो का मसला हुआ है और वो प्रोडक्ट ना खरीदें। 2-3 प्रोडक्ट्स थे, मुझे नाम तो याद नहीं है उनका। तो एक फेसबुक कैंपेन भी चली और फिर एडवर्टाइजमेंट्स भी आई और अखबार में भी आया कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो जो पहले खराब था, अब हमने उसको सही कर दिया। कंपनी ने उसकी पैकिंग भी चेंज की और फिर वो तस्दीक भी हो गई, वो उन्होंने लेबोरेटरीज के सर्टिफिकेट्स भी लगा दिए। तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो याद रखिएगा कंज्यूमर फिर आसानी से वापस नहीं आता आपके पास। और खास करके वो प्रोडक्ट जैसे मेडिसिन हो गया, राइट, या कोई बेसिक नेसेसिटी हो गई, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, या कोई ऐसा अप्लायंस, ऐसी बात है आप टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या ओवन या डेली बेसिस तो नहीं खरीदते, ठीक है। ये तो भाई सालों साल चलने वाली चीजें होती हैं। तो अगर आप उसमें खराबी आ गई तो कंज्यूमर गया, फिर आपको उसके डोर स्टेप पे जाके चेंज करना पड़ता है। मैंने डॉलन्स की आपको शायद एग्जांपल दी थी कि डॉलन्स में एक रेफ्रिजरेटर की एक सीरीज में खराबी आई, कंटिन्यूअस कंप्लेन आना शुरू हुई। जब कंपनी ने उसको आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। कंपनी ने अपने जितने भी डीलर्स थे पाकिस्तान में उन सब से कांटेक्ट किया, उन सब से उन कंज्यूमर्स, उन कस्टमर्स की कांटेक्ट नंबर्स, डिटेल्स निकाली कि जिन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा था, उनके घरों पे जाके बगैर बताए भी रिपेयर। जैसा मैं फ्रिज लेकर आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें खराबी लाजमी बात है वो 1-2 दिन में तो नहीं आएगी ना, ठीक है, वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नजर आना शुरू हो गई। जब कंपनी को दूसरे ही महीने पता चल गया कि डिफरेंट कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई हैं, तो कंपनी से मुझे कॉल आई मिसाल के तौर पे, जी सर वो आपने एक फ्रिज खरीदा। मैंने कहा अभी खरीदा है, फला जगह से खरीदा है, बिल्कुल इनवॉइस नंबर ये है। मैंने कहा जी बिल्कुल यही है। तो उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया है जो हम रिमूव करना चाहते हैं। आपके खराबी होने से पहले भी हम उसको पार्ट चेंज करेंगे, तो आप जो है वो बता दीजिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अब मैं हैरान, मैं कहूँ अच्छा है, कंपनी बड़ी अच्छी है, फ्रिज तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, कंपनी आगे पार्ट भी चेंज करके जा रही है, अरे यार ये डॉलन्स बहुत अच्छी कंपनी है।
खराब होने से पहले ही सही कर दिया, मैं तो भाई अगले 40 साल तक डॉलर्स के प्रोडक्ट खरीदूंगा। क्या हुआ? ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो गई। ठीक है, और अगर आपने इग्नोर करना है, छोड़ो यार, जब आएगी कंप्लेन तब देखा जाएगा, फिर कस्टमर वापस नहीं आता। ये बातें समझ में आ रही हैं? मैं बहुत सारी बातें एक साथ कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है सब ऊपर से F16 F17 F18। सर आ रही है। ठीक है ना भाई। कंपेटिटिव एज ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, कि आप कौन सा वो फीचर दे रहे हैं, किस बिहाफ पे आप मार्केट में एंटर होंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी पेन की, ये मेरे सामने एक पेन, नहीं इत्तेफाक से वो पेन नहीं है, सिग्नेचर का एक पेन है, आप लोगों ने यूज किया है बॉल पेन, ब्लू लिखा हुआ होता है, नीडल टिप। नीडल टिप वाज द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ सिग्नेचर पेन। ये पहला ब्रांड था पाकिस्तान में सिग्नेचर का जिन्होंने नीडल टिप लॉन्च की। उससे पहले ना मोटी मोटी टिप आती थी बॉल पेन की। अगर आपके तो बचपन में तो खैर नहीं, हमारे बचपन में कहा जाता था कि बॉल पेन से मत लिखना, राइटिंग खराब हो जाएगी, और वाकई ऐसा होता भी था। तो इतनी मोटी निब होती, इतनी मोटी वो बॉल होती थी उसके आगे कि उससे सही लिखा ही नहीं जाता था। और आजकल देख लीजिए बॉल पेन में इतनी वैरायटी आ गई है कि आपकी राइटिंग बॉल पेन से अच्छी हो जाती है। अभी एक पेन मेरे सामने इस वक्त है पियानो का, अगेन बहुत स्लिम सी इसकी एक निब है और बहुत फ्लो में ये लिखा जाता है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है इसकी। डॉलर का पेन है मेरे सामने और मोटी टिप है, बिल्कुल मजा नहीं आता मुझे इससे लिखने में। तो बताने का पर्पस क्या है? बताने का पर्पस ये कि आप मार्केट में जब आप एंटर होगे तो आप एंटर उसी सूरत में होगे जब आपके पास कुछ नया होगा। वो क्या है, वो ना नेस्ट फ्रूट आ, कुछ नया कर, ऐसे ही है ना। हाँ, विसल्स, कुछ नया करो, ऐसे ही कुछ था उनका भी गालिबन। ये नया जो है ना, ये अपील करता है इंसान को, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली द चेंज इज परमानेंट। तब्दीली अगर आप कर सकते हैं, अगर आप में सलाहियत है तब्दील होने की, आप इस दुनिया में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। बट अगर आप रिजिड है, नहीं जी हम तो वही विंटेज चीजें यूज करेंगे, हमारे दौर में तो यूं होता था, भाई हर दौर अच्छा होता है और हर गुजरा हुआ दौर उस बंदे के लिए अच्छा ही होता है और उस आने वाला दौर उसके लिए बुरा होता है। वो ये समझता है कोई भी दौर कभी भी बुरा नहीं होता। अल्लाह ने वक्त की कसम खाई है, वल असर, तो वक्त की जब वो कसम खाता है ना, तो इसका मतलब ये कि वक्त उसका है। ठीक हो गया? तो याद रखिएगा, वक्त को बुरा कहना भी मुनासिब नहीं है। वो हमारा दौर बहुत अच्छा था, भाई आपका दौर आपके लिए अच्छा था, बेशक विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा दौर हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे आने वाले बच्चों का दौर उनके लिए अच्छा होगा। भाई दौर हमेशा ही अच्छा होता है, वक्त अल्लाह का होता है, बात याद रखिएगा, वरना उसकी कसम ना खाई जाती। अच्छा जी, तो मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था आपसे कि कंपेटिटिव एज हासिल करें, तब्दीली जरूरी है, सियासत वाली नहीं, वो तो अल्लाह ही जानता है कब आएगी। ठीक है, तब्दीली आपके अपने अंदर होगी तो आप अपने प्रोडक्ट में तब्दीली करेंगे और आप कंज्यूमर को ट्विस्ट कर सकते हैं उस तब्दीली से। कैसे? भाई एग्जांपल आपके सामने है, एक है कन्वेंशनल एसी और एक होता है इन्वर्टर एसी। चेंज हो गया ना कंज्यूमर। आज देख लीजिए कन्वेंशनल एसी की डिमांड बहुत कम है और इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने कंज्यूमर को अवेयर किया कंज्यूमरिज्म प्रिंसिपल के तहत कि भाई उसको सही चीज बताओ, वो बताएगा, जब बताएगा तो वो खरीदेगा। जब उसको समझ में आ गई ना, जैसा मैंने आपको, अगर मैं टेट्रा पैक की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इस तरह मैं अगर आपको वाकई प्लांट्स दिखा दूं, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, राइट? क्योंकि मैं आपको एक सही चीज की अवेयरनेस दे रहा हूं, सब चीज की अवेयरनेस दे रहा हूं। अब उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसकी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कंज्यूमर को वो चीज ऑफर करो जो डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट किस एस्पेक्ट से होती है? नॉर्मली हमारे यहाँ दो फैक्टर्स के ऊपर लीड किया जाता है मार्केट में, या तो कॉस्ट के बिहाफ पे लीड किया जाता है या क्वालिटी के बिहाफ पे लीड किया जाता है। याद रखिएगा बेटा, या तो कॉस्ट के बिहाफ पे लीड किया जाता है या क्वालिटी के बिहाफ पे लीड किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं एक कस्टमर होता है कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर, दूसरा होता है क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर। कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर वो होता है जो पहले कीमत देखता है, उसके बाद प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स देखता है। क्वालिटी कॉन्शियस ऑपोजिट हो जाता है, उसको पहले क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, वो आखिरी में प्राइस की बात करता है। और ये वो कंज्यूमर होता है, वो कस्टमर होता है कि जिसको बजट का इशू कम होता है, उसकी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ अगर आप नॉर्मली किसी भी सुपर स्टोर में चले जाएं रैंडमली, तो आपको एक बड़ी तादाद उन लोगों की नजर आएगी जो प्रोडक्ट उठा के पहले उसकी प्राइस देखते हैं, या जो शेल्फ जहां लगे हुए होते हैं वहां पहले प्राइस टैग देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट उठाते हैं।
खास करके अगर कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट होता है तो आप लाजमन पहले उसकी प्राइस देखते हो, उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हो। अगर प्राइस आपकी रेंज में है, हाँ भाई ये 100 रुपए का मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप देखोगे कि भाई अब इस प्रोडक्ट में क्या है, एक्सपायरी देखोगे, फीचर्स देखोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे, उसकी कंपनी देखोगे। लेकिन जहां देखा ना 200 रुपए, अब मुझे पता है मैं इस प्रोडक्ट में मैं 200 रुपए नहीं इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट, बगैर वो प्रोडक्ट देखे। हाँ, अगर टाइम पास करना होगा, मैं इस किस्म का कोई कस्टमर होगा तो वो बिला वजह देखेगा उसको, हालांकि उसे खरीदना होता नहीं है। तो एक सेंसिबल आदमी, उसको पता होता है कि यार ये ग्लास मेरे सामने रखा है, अब इसकी कीमत 100 रुपए है, तो मुझे पता है मैं 100 रुपए दे सकता हूँ इसके, तो मैं ग्लास उठा के भी देखूंगा, मैं कंपनी भी देखूंगा, मैं उसका कलर भी पूछूंगा, ठीक हो गया, मैं उसकी क्वालिटी भी पूछूंगा। लेकिन मुझे पता है कि भाई मैं 100 रुपए ये आम से अजीब से ग्लास पे मैं नहीं दे सकता, मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो भाई मैं क्यों देखूं उसको उठा के, या मैं क्यों पूछूं रिप्रेजेंटेटिव से, अच्छा भी बताओ ये किस कंपनी का है, जब मुझे खरीदना ही नहीं है तो फायदा क्या उसके बारे में मालूमात करने का, राइट। तो कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर पहले कॉस्ट देखता है, क्वालिटी कॉन्शियस क्वालिटी देखता है, तो इसी बिहाफ पे लीड करना पड़ता है आपको। कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर है, उसको कम प्राइस पे चीज ऑफर करो, ये आपका कंपेटिटिव एज बन जाएगा। क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है, उसको बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करो कंपेटिटर से, वो आपका कस्टमर बन जाएगा। क्यों मोबाइल की एग्जांपल ले लीजिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं, वी आर द लार्जेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड इन पाकिस्तान, और वाकई ये हकीकत थी। आपके इसने क्यों मोबाइल ने बाकायदा ये क्लेम किया, और उनका ये क्लेम 100% सही था। और किस ब्याज पे लीड किया, कॉस्ट के ब्याज पे लीड किया। आईफोन किस पे लीड करता है, क्वालिटी पे लीड करता है, ठीक हो गया। सैमसंग किस पे लीड करता है, क्वालिटी पे लीड करता है। अगेन सैमसंग ने भी अपने पर डिविजन्स कर दी, लो बजट स्मार्टफोन लॉन्च करना शुरू कर दिया, क्वालिटी भी गिरा दी उसकी थोड़ी सी, ठीक है। हाई बजट जो होता है वो उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, मार्जिन उसमें जो कंप्लेन रेशियो है वो भी कम होता है। अच्छा जी, अब मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे कैसे अप्लाई होती है। सवाल आया है सर इसमें फोकस वाला एलिमेंट नहीं होता कंपेटिटिव। आप फोकस किसको कह रहे हो, फोकस का मतलब जाहिर सी बात है यही कि मैं कंज्यूमर के कौन सी दुखती रग है जो मुझे पकड़नी है उसकी। अगर वो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है तो मैं उसकी वो दुखती रग पे हाथ रखूंगा और उसको बताऊंगा कि मेरे पास जो नया प्रोडक्ट आया है ना, राइट, अभी जो पंखा, अब मैं आपको पंखे की एग्जांपल दूं। रिसेंटली अब मैं देख रहा था एक जगह इंपोर्टेड फैंस जो होते हैं, जो वो रिमोट कंट्रोल्ड फैंस होते हैं, हमारे बटन वाले फैन होते हैं, ठीक है। उसको पता है उसे आराम से बैठना है और बटन से ऑन ऑफ करना है, वो यूज करेगा। क्वालिटी है, उसको पता है पैसे देने के लिए तैयार हूं। आम पंखा 5000 का मिलता है, वो पंखा 8000 रुपए का है, वो यूज करेगा। फोकस लाजी बात है बेटा, टारगेट मार्केट तो मैं तो इतनी देर से आपको कह रहा हूं कि टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप ये देख रहे हो कि वो बंदा खरीदते वक्त कीमत देख रहा है या क्वालिटी देख रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करेंगे आप, सिंपल सी बात, उसको टारगेट करेंगे आप। मार्केटिंग रिसर्च कैसे हो सकती है, एक तो आप बिल्कुल सिंपल रिसर्च होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा होता है, बड़ा आसान है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपको हेल्प कैसे करता है। अच्छा, कभी कभार कंपेटिटर जो है उससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मिसाल के तौर पे कंपेटिटर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो आप उसके पीछे, उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है उससे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कंपनी का असल टारगेट क्या है। प्रोडक्ट बेचना है, अवेयर करना है। अब जैसे अब बात करें अभी रिसेंटली एक लाइफ बॉय, बल्कि नहीं, कोरोना में ही लाइफ बॉय की एक एडवर्टाइजमेंट आ रही थी लास्ट लॉकडाउन में। वो कह रहे थे कि भाई आप किसी भी, वो हालांकि वो एडवर्टाइजमेंट लाइफ बॉय की थी, उनको असल पर्पस तो लाइफ बॉय बेचना है, लेकिन वो कह रहे थे आप लाइफ बॉय से हाथ धोएं या किसी भी एंटीबैक्टीरियल से धोएं या किसी भी साबुन से हाथ धोएं, जरूर हाथ धोएं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपना होराइजन ब्रॉड कर लिया। जहां पहले लाइफ बॉय सेफगार्ड को दिखा के ब्लर करके बेचता था और सेफगार्ड लाइफ बॉय को ब्लर करके बेचता था, अब वो थोड़ी सी उनकी स्ट्रेटेजी, बाजार आपको लग रहा है कि यार कितने अच्छे लोग हैं, राइट, यार इंसानियत आ गई कंपनी में, कि वो कह रहे हैं भाई कोई सा भी साबुन खरीद लें। वो इंसानियत नहीं है बेटा, वो अल्टीमेटली आपको अपना ही प्रोडक्ट बेचने का कह रहा है, ठीक है। वो कह जरूर रहा है किसी भी साबुन से हाथ धोएं, लेकिन दिखा क्या रहा है, लाइफ बॉय। तो जब आप खरीदने जाओगे, मिसाल के तौर पर वो एडवर्टाइजमेंट आपके बैक ऑफ द माइंड है, तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट बैक ऑफ द माइंड है तो आप उसकी ये वाली बात कि किसी और ब्रांड से भी हाथ धोएं, ये बात सामने आएगी या लाइफ बॉय से हाथ धोना सामने आएगा।
लाइव वॉइस है। खत्म हो गई बात। तो उसने अपना ही प्रोडक्ट बेचा है बेटा, आपको किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेचा उसने आपको। तो रिसर्च बहुत सारी तरह से हो सकती है, कस्टमर की कंपेटिटर से बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है, कंपेटिटर को एनालाइज करके, लोगों की परचेसिंग पावर को देख के, लोगों का बाइंग ट्रेंड देख के, लोगों की नीड आइडेंटिफाई देख करके, लोगों को अच्छी एडवर्टाइजमेंट दिखा के, एडवर्टाइजमेंट देख के भी लोग खरीद लेते हैं प्रोडक्ट। फिर वही बात है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट सेल आउट होता है। वो कहते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का अगर एक्सपेंस रखा है ना किसी प्रोडक्ट पे, तो 4 लाख रुपए उसकी कॉस्ट पे लगा दें और 6 लाख रुपए उसकी एडवर्टाइजमेंट पे लगा दें, कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाएगी आपकी, राइट। वो ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा आपको और बार बार प्रॉफिट देके जाएगा। क्योंकि एक चीज अब कंटिन्यूअस आपके सामने आ रही होती है ना, तो आप कहते हो यार इसको तो खरीदना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, टाइम बड़ी स्पीड से निकल गया यार। अच्छा जी, अब मार्केटिंग रिसर्च होती कैसे है, ये 4 पॉइंट्स इस वक्त आपके सामने लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद बना सकते हो। ठीक है, इसका बेसिक, मैं आपको इसका बेसिक टोटका दे देता हूं। ये जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना, ये जितने भी फ्लो चार्ट्स होते हैं, इनका एक बड़ा सिंपल सा बेसिक टोटका है जो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, चाहे आप डिसीजन मेकिंग करें, चाहे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस करें, चाहे आप मार्केटिंग रिसर्च बनाएं, चाहे आप फाइनेंस की मॉडल बनाएं। सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है या अपॉर्चुनिटी क्या है। ये दोनों सूरतों में हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, अब ये खुद समझ जाए, मैंने अपॉर्चुनिटी लिखा है। ये भाई अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि नया कस्टमर किस तरह बनाना है, अपना प्रोडक्ट किस तरह मार्केट में सेल करना है, लॉकडाउन में रहते हुए कैसे प्रोडक्ट बेचना है, लोग घरों में हैं उनको घर पे जाके कैसे डिलीवर करना है। तो पहला आइडेंटिफाई होती है अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम। उसके बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा किए जाते हैं, जिसको आप यहाँ इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मेरी फैक्ट्री में एक मसला है, फैक्ट्री में मसला क्या आ रहा है, फैक्ट्री में कंटिन्यूअस एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मुझे ये देखना है भाई एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। पहले मैंने डिफाइन कर लिया भाई फैक्ट्री एक्सीडेंट्स इशू है। अब ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एड की फैसिलिटी नहीं है, मेरी बिल्डिंग जो है वो खासी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मींस ऑफ एक्सेस यानी गुजरने की जो रास्ते हैं, गुजरगाहें हैं, वो प्रॉपर नहीं बने हुए। ठीक है, मेरी जो लेबर है वो अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड नहीं है या एजुकेटेड नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उन एक्सीडेंट्स के पीछे। तो मैं वो आइडेंटिफाई करूंगा, यानी वो ज्यादा से ज्यादा देखूंगा कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करूंगा। जिस लेवल पे जाके जिस बंदे से मुझे जो मिलेगा मैं लिखता रहूंगा अपने पास। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट हो जाएगी ना, फिर मैं उसको एनालाइज करूंगा कि यार असल इशू कहाँ पे आया है। क्या वाकई बिल्डिंग की वजह से मसला हो रहा है, या लोग एजुकेटेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, या डेंजर साइंस नहीं लगे हुए। तो पता चला कि भाई बिल्डिंग इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, लोगों ने उसको गलत ट्रीट किया है, यानी कि लोग अनएजुकेटेड हैं। तो उनकी ट्रेनिंग पे काम करो, राइट। ट्रेनिंग पे काम करो कि ज्यादा फायदा होगा। और फिर रिसर्च करो, भाई अब मालूमात करनी है ना कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, दोबारा नहीं सहबारा होगा ये। तो इंफॉर्मेशन हासिल करें, और इंफॉर्मेशन आ गई, बिल्कुल आ गई। अब ये देखें कि मसला किस लेवल पे सबसे ज्यादा है। भाई लोग अनएजुकेटेड है ना, लोगों को बुलाओ, पूछो कि भाई आपको ट्रेन क्यों नहीं किया गया इस फैक्ट्री के अंदर, या आपको ट्रेन किसने किया इस फैक्ट्री के अंदर। तो वहां से रॉ डेटा हासिल करो, उन पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करो कि जहां एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी सारी जो फैक्ट्री लेबर थी उन सबको मैंने कलेक्ट किया रूम के अंदर, और मैंने पूछा कि भाई आप रोज का काम किस तरह कर रहे हैं, कोई मसला आता है तो किससे पूछते हैं, आप जब पहली दफा आए थे तो आपको किसने ट्रेन किया था, किस मशीन के बारे में कितना जानते हैं, फैक्ट्री के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है कि कौन सी जगह क्या हो रहा है, किस साइट पे कौन सी मशीन लगी हुई है, कहाँ पे वायरिंग हुई है, किस जगह स्टोर है, वगैरह वगैरह। ये सब मैंने उनसे प्राइमरी रिसर्च के तौर पर हासिल किया, रॉ डेटा कलेक्ट किया। तो मुझे पता चला कि असल इशू जो फैक्ट्री का फोरमैन है या फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है, असल उसका मसला है कि वो नई लेबर को मशीन पे फौरन लगा देता है प्रोडक्शन करने के लिए या चीजें बनाने के लिए, और उनको प्रॉपर ट्रेन
नहीं कर रहा। तो ये मैंने प्राइमरी रिसर्च की, मेरे पास रिजल्ट आ गया, मैंने कहा ठीक है भाई ये ट्रेनिंग का बंदोबस्त करो, इनको ट्रेन किया हमने, जब ट्रेन हो गए तो फैक्ट्री एक्सीडेंट होना खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो इस तरह के पॉइंट्स आप कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें भी सेम मिलेंगे आपको, मार्केट रिसर्च पढ़ेंगे, फाइनेंस रिसर्च पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, मार्केटिंग मॉडल बनाएंगे, इन सब में आपको ये बुनियादी बातें याद रखनी है बेटा कि पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है या अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जमा करनी है, उसको एनालाइज करना है और जो कंसर्न पर्संस हैं उनसे डायरेक्ट जाके पता करना है कि भाई यहाँ मसला है तो क्यों है और आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है। सर मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि एक मैनेजर ने अपने रूम में तख्ती लगाई हुई थी कि डू नॉट कम विद प्रॉब्लम, कम विद सॉल्यूशंस, वी विल डिस्कस सॉल्यूशंस, वी विल नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम, बिकॉज़ प्रॉब्लम इज हाईलाइटेड or identified and solutions are discussed, simple as that। ठीक है भाई, तो ये मार्केटिंग रिसर्च है पूरी जो मैंने आपको बताई। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे या अपॉर्चुनिटी हाईलाइट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स डिक्लाइन हो रही है, ठीक हो गया, क्यों डिक्लाइन हो रही है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो सेल डिक्लाइन कॉज एक प्रॉब्लम जरूर है लेकिन सेल डिक्लाइन कोई रीजन नहीं है। सेल डिक्लाइन के पीछे क्या रीजन हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल आउट हो रहा, तो ना सेल आउट होने की वजह क्या है, आप प्रॉपर मार्केट में एक्सेस नहीं कर रहे, कंपेटिटर आपसे बेहतर प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को या कंज्यूमर्स की कंप्लेंट को नहीं जो है वो टारगेट किया गया, नहीं सॉल्व किया गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेस से, फिर उस एक्सरसाइज जो इंफॉर्मेशन हासिल हुई है उसके लिए आप अपने बैकएंड के ऊपर कोई रिकॉर्ड देख सकते हो, उसको एनालाइज करोगे क्यों हो रहा है, फिर उससे रिलेटेड रिसर्च प्लान्स बना सकते हो। प्राइमरी रिसर्च हो सकती है। प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च में डिफरेंस पता है? हाँ जी, प्राइमरी और सेकेंडरी बता दो जल्दी तो फिर मैं आगे बढ़ूं। प्राइमरी रिसर्च बोलती है जो फर्स्ट हैंड रिसर्च होती है, जो मतलब पहली बार रिसर्च की जो मतलब क्वेश्चनर बनाकर क्वेश्चन पूछे जाता है, वो प्राइमरी रिसर्च है। और सेकेंडरी रिसर्च है कि किसी की ऑलरेडी की हुई रिसर्च पे यूज करें। ठीक है, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। तो अच्छा एक सेकंड, सवाल है सर, प्रीवियस स्लाइड दिखा देंगे। अच्छा प्रीवियस स्लाइड दिखा देते हैं बेटा, ठीक हो गया। तो बिल्कुल प्राइमरी रिसर्च है, इंफॉर्मेशन हासिल करना है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपने हासिल करनी है, अपने रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन निकालनी है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन हासिल करनी है या प्राइमरी डेटा यूज करना है। ठीक हो गया बेटा। इससे भी पहले, अच्छा इससे भी पहले दिखा देते हैं, ये लो भाई, ये मैं आपको भेज दूंगा, परेशान ना हो आप, ठीक है, या आज ही भेज दूंगा मैं इसकी स्लाइड आपको अभी क्लास के बाद। अच्छा जी, तो मार्केटिंग रिसर्च हमने से रिलेटेड हमने बात की और अब बात करेंगे डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। चलें अब यहां से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। सैटरडे को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी आपके साथ 12 से 1:30। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा प्लीज। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा। सर फिलहाल सब कुछ क्लियर है, जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आ जाएंगे हाँ सवाल। बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं क्लास के बाद अभी भेज देता हूँ स्लाइड आपको, तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में, बशर्ते जिंदगी हो दस्तयाबी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूं? नहीं, जरूरत